नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम बात करेंगे आज सेमेस्टर सेकंड्स के ऊपर या सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस के ऊपर, जिसमें हमें पेपर है जो हमारा है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल बायोलॉजी क्या है, फिर बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है और फिर बात करेंगे हम क्या जेनेटिक्स के बारे में। आपके दोस्तों यूनिट 4 पोर्शन में डिवाइडेड है या पूरा पेपर है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें आप में सेल बायोलॉजी के बारे में भी स्टडी करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में भी स्टडी करना है, या फिर मैं कहूं कि आपकी कोशिका विज्ञान के बारे में भी स्टडी करना है, आपकी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में भी स्टडी करना है, और आपको किसके बारे में स्टडी करना है, जेनेटिक्स के बारे में, यानी कहूं अनुवांशिकी के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। इन सभी के ऊपर है वो हमारा फोकस रहेगा। अब देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको दे रखा है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गन। सबसे पहला टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि मैं कहूं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, और सेल की स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम उसका क्या देखेंगे, यहां पर फंक्शन भी नोट करेंगे कि सेल फंक्शन क्या करती है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि स्ट्रक्चर में हमारे पास सेल्स होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि वो सेल्स जो प्रोकैरियोटिक होती है या फिर दूसरी सेल जो हमारे पास किसी देखने को मिलेगी यूकैरियोटिक प्रकार की देखने को मिलेगी। हमें क्या करना है इस सेल के बारे में, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो सेल आपका दिया हुआ टॉपिक है उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, किस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे ये फंक्शन करती है, कैसे इनका साइज होता है, कैसे इनका शेप होता है, वो सारी चीजें हमें कितने टॉपिक में देखनी है, आपके सिर्फ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में देखना है। फिर उसके बाद में आया है अलग से टॉपिक देख लेना, दे रखा है कि हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक आ गया। सबसे पहला टॉपिक है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यहां पर देखो कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर जो हमने बात की कि दोनों सेल में डिफरेंस देखेंगे कैसा होता है, इसमें न्यूक्लियस कैसी होती है, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, किस प्रकार की केमिकल से मिलकर बनी होती है, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। फिर देखेंगे इनके फंक्शन के ऊपर कि इनका फंक्शन क्या काम करता है, किस प्रकार का फंक्शन है। इस फंक्शन में भी किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका सबसे पहला टॉपिक यहां पर देखिएगा सेल वॉल, दूसरा टॉपिक है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी दोनों टॉपिक हो गए कि सेल वॉल्स होती है वो हमारे पास किसकी मिलकर बनी हो सकती है, आपके पास सेलुलोज की मिलकर बनी हो सकती है, या फिर वो किससे मिलकर बनी हो सकती है, हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी हो सकती है, या फिर हेमीसेलुलोज, या फिर वो किसके मिलकर बनी हो सकती है, आपकी पैक्टिन से हो सकती है, या फिर वो काइटिन की हो सकती है, किन किन से कौन सी लेयर बनती है, कितनी लेयर में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, बातें करनी है। फिर आएगा आपका मेन टॉपिक, वो है आपका कौन सा, न्यूक्लियस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस एक ऐसा है जो आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर लीजिए, आप प्लांट सेल की बात कर लीजिए, आप एनिमल सेल्स की बात कर लीजिए, इन सब को क्या करता है, अलग अलग डिवाइडेशन में मेन रोल करता है। कैसे करता है, देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस या फिर एनिमल सेल में न्यूक्लियस वो किस प्रकार का होता है, दोनों में वेयर डेवलप्ड होता है। तो उन्हीं में हमें बात करनी है किसकी, न्यूक्लियस की। और एक चीज और बता दूं, न्यूक्लियस कैसा होता है दो स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन होता है। ध्यान रखना है कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। फिर बात करेंगे हम किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना दोनों सेल में डिफरेंस भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या देखने को मिलेगा कि प्रो में माइटोकॉन्ड्रिया
एब्सेंट, यू में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। हमारे पास एक F1 पार्टिकल्स होता है, वहां से क्या बनती है? एनर्जी बनती है। उसके ऊपर हम डिटेल से चलेंगे, क्या क्या कैसे होता है, कैसे। और खास तौर से एक और बता दूं, आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा, आप यूट्यूब पे देख लेना, कहीं पे भी सर्च कर लेना, आपको ये टॉपिक मिल जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन किससे होता है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसा होता है। एक चीज और देखना कि आपने कभी पढ़ रखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो राइबोसोम 70S मिलता है, या फिर कहूं आपने पढ़ रखा है कि क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम कैसा होता है? 70S मिलता है। या फिर ऐसी बातें आपने सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक के समान होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में ये सेल में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। ऐसा क्यों? वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इस सिलेबस को साथ साथ में नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपको कहीं भी चले जाना, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की बात करें, उसके लिए भी आपको क्या होगा? ये सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। तीनों चीज बता दी, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। ये तीनों डबल मेम्ब्रेन है जो हम क्या करेंगे? यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद में अभी भी बात ही कर रहा था मैं, देखो कि राइबोसोम 70S होता है, 80S राइबोसोम होता है। उसके बारे में भी हम क्या करेंगे? अपनी बात करेंगे कि राइबोसोम 70S में क्या क्या होता है, 80S क्या होता है, यही नाम क्यों पड़े इनके, 70S और 80S नाम क्यों पड़े? 50S तो नहीं का, 120S तो नाम नहीं दिया इनको, 40S नाम नहीं दिया इनको, 20S नाम नहीं दिया इनको, 10S नाम नहीं दिया इनको। हमने 70S और 80S नाम क्यों दिया? किन किन यूनिट से मिलकर बने हैं, लार्ज यूनिट कैसी होती है, स्मॉल यूनिट कैसी होती है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर प्रोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये मेन है। क्या कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको आप ER बोलते हो, वो कहां होता है? न्यूक्लियस के ऊपर चिपका हुआ रहता है या न्यूक्लियस के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बताइए सारी कि न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, प्रोक्सिसोम्स और हमारे पास लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये किसमें है? प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? नॉर्मल, एब्सेंट। यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं? प्रेजेंट। उनके ऊपर बात करनी है। फिर आता है बेसिक आइडिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जीनोम। अब याद रखना, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास कि जीनोम किस हिसाब का मिलता है, कैसा जीनोम्स पाया जाता है, वो सारी चीजें हैं वो हमें देखनी है। कि जीनोम्स में हमें क्या करना है कि जीनोम्स का मतलब होता है इसके किसके ऊपर बात करनी है? हमें DNA के ऊपर बात करनी है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो DNA होता है उसे हम एम्प्टी DNA कहते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट में होता है उसे हम क्या कहते हैं? cpDNA के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। इनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर आती है हमारे पास अपनी यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हमें देखना होगा कि यूनिट नंबर सेकंड में क्या क्या है। अब यूनिट नंबर सेकंड में हमारे पास है, वो हमारे पास टॉपिक कौन सा है? वो है ये क्रोमोजोम ओरिजिन, यानी कि क्रोमोजोम के बारे में करना है कि हमारे पास एक ऐसा क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर होगी। ये बीच वाला पार्ट सेंट्रोमियर क्यों कहते हैं, ये भाग क्यू आर्म क्यों कहलाती है, ये भाग पी आर्म क्यों कहलाती है, यहाँ पर आपके हाई जीन डेंसिटी क्यों रहती है, यहाँ पर इस रीजन में लो जीन डेंसिटी क्यों रहती है। ये जो लो जीन डेंसिटी वाला चीज है, या जिसे हम क्या कहते हैं?
क्रोमेटिन रीजन के नाम से जानते हैं। वो कैसा होता है? जहां हाई जीनसिटी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन रीजन के नाम से जानते हैं। वो किस हिसाब से बनता है, उन सभी के ऊपर है वो हमारी क्या रहेगी, यहां पर बात रहेगी। ठीक है, अब बात करता हूं आगे की तरफ कि इसमें और क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है। तो ध्यान रखना, आगे की बात करूं तो आगे हमारे पास बात आती है आपके क्रोमोसोम, फिर आता है हमारे पास सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पढ़ रखा होगा, कोशिका विभाजन में आपने समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उनके ऊपर भी हमें क्या करनी है, बात करनी है। फिर उसके बाद में आपके पास आता है सबसे मेन टॉपिक जिनका नाम है आपके पास कैसा, म्यूटेशन। ध्यान रखना किस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, म्यूटेशन की बात कर रहा हूं। म्यूटेशन कैसा होता है? 3-4 टाइप का, जिसमें सबसे पहला है डिलीटेशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन, चौथा है इन्वर्जन्स। इनके ऊपर हमें बात करनी है। कोई भाग टूट के क्रोमोसोम का अलग हो गया, डिलीटेशन, दोबारा जुड़ गया, डुप्लीकेशन, एक भाग यहां से यहां जुड़ गया, घूम गया एक ही जगह पर, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन का मतलब कि ये भाग पहले यहां था, ये भाग इस तरह से बाइंड, जैसे ए जीन यहां है तो ये इससे यहां बाइंड हो गया, दूसरी तरफ यहां चला गया, तो वो क्या कहलाता है, आपका इन्वर्जन हो गया। फिर उसके बाद एनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास कैसा, कि जैसे डिप्लॉइड हमारे पास 2n होता है, हैप्लॉइड हमारे पास n होता है। तो डिप्लॉइड में अगर कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, जैसे +1, या फिर कोई +2 आ गया, या फिर कोई +3 आ गया, तो ये किस प्रकार के कंपोनेंट है हमारे पास? हमारे पास एनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी के नाम से हम इनको जानते हैं। वही फिर म्यूटेशन की फिजिकल एंड केमिकल, किस वजह से, फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास म्यूटेशन हो सकता है, या केमिकल की वजह से हो सकता है। कौन से केमिकल ने कौन सा ट्रांसवर्जन किया है म्यूटेशन, कि ट्रांस इन्वर्जन म्यूटेशन किया है, उनके ऊपर भी हमें क्या करनी है, बात करनी है। उसके बाद में हमारे पास टॉपिक आता है हमारी यूनिट नंबर 3। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो पार्ट होगा वो कहां से बनेगा, यूनिट नंबर 3 का, और वो भी टॉपिक फिक्स है। सबसे पहला टॉपिक ये देखिए यहां पर दिए रखा है, छोटा सा लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा टॉपिक लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा टॉपिक लिखा है आपके पास यहां पर देखिए ट्रांसलेशन। ये 3 टॉपिक है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां से। अब क्या क्या बात करेंगे, वो थोड़ी सी बातें हैं वो मैं बता देता हूं कि इस यूनिट में हम कैसे बात करेंगे। तो इस यूनिट में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डीएनए जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किन किन से मिलकर बनी होती है, यानी नॉर्मल डीएनए है वो हमारे पास कैसा होता है, इस तरह से डीएनए प्रेजेंट रहता है, इनके बीच में कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनसे रेप्लिकेशन करेंगे और रेप्लिकेशन करके हम क्या बनाएंगे, ऐसा डीएनए और बनाएंगे, और रेप्लिकेशन करने के बाद में हम इससे क्या बनाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। और यही एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। और आरएनए से, यानी एक डीएनए से दूसरा बन गया, ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन कहलाती है। इस रेप्लिकेशन के बाद में, या मैं कहूं यहां लिख दूं कि डीएनए से अगर हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसी आरएनए से आपकी क्या बनेगी, अब प्रोटीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और ये क्या कहलाता है आपके पास, ट्रांसलेशन कहलाता है। 3 टॉपिक पढ़ने हैं। डीएनए से डीएनए बना, क्या कहलाया आपका टॉपिक, कैसा था, रेप्लिकेशन था। डीएनए से आरएनए बना, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनी, क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और इसमें यही तीनों चीजें हैं वो क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज कि डीएनए क्या है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जीन्स क्या होता है,
न्यूक्लियोटाइड, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल डीएनए किसने डिस्कवर किया, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया, डीएनए में कौन से बॉन्ड होते हैं, किस तरह की डीएनए की वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर समझाई थी, वो बात करेंगे। फिर डीएनए का हम फंक्शन बात करेंगे। फिर फंक्शन के बाद में देखिएगा कि आरएनए को भी पढ़ेंगे कि हमारे पास आरएनए होता है, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरएनए होता है, हमारे पास एमआरएनए होता है, हमारे पास क्या होता है आपका टीआरएनए होता है। इन तीनों चीजों के बारे में भी हमें क्या होता है, पढ़ना होता है। ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 3 के बारे में। अब यूनिट नंबर 4 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर सब इंपॉर्टेंट कैसे है कि आपने जो अभी डीएनए आरएनए के बारे में हमने अभी देखा है कि हमारे पास डीएनए कुछ इस तरह का होता है, कैसे आरएनए बनता है, और जीन कैसा होता है, जीनोम कैसा होता है, उसी के बेस पे ऊपर हमारा चलेगा कौन, मेंडल। तीसरी चौथी यूनिट का नाम क्या है आपके पास, जेनेटिक्स है। यानी कि सेल बायोलॉजी की कितनी यूनिट डिवाइड हो गई आपके पास, 2 यूनिट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट। और जेनेटिक्स की भी कितनी यूनिट है आपके पास, 1 यूनिट है। और टोटल हमारे पास 4 है, जिसमें जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है, मेंडल के लॉ। और खास तौर से बता दूं एक चीज और ध्यान रखना, मेंडल के लॉ पहले 3 पढ़ते थे, अब हम कितने पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, यूनिट नंबर 4 पे। लेकिन ध्यान रख लेना, मैं 3 नियम नहीं बताऊंगा। मेंडल के अब जो नए नियम आए हैं, नए नियम माने गए हैं, किसको हटाया है, किसको जोड़ा गया है, वो सारी चीजें एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। कौन सी यूनिट में, जेनेटिक्स में। देखते रहना, मेंडल के नियम में 3 थे। अब ये नहीं कह रहा हूं 3 है, नहीं, 3 थे, अब तो कुछ और ही हैं। यूनिट में बात करेंगे, ध्यान रखना। ये कंफ्यूजिंग है, किसी को पता चले तो बता दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा किसको किसको पता है कि अब कितने हैं, कौन सा क्या हुआ, किसका नाम बदला, क्यों बदला, किस लिए बदला, वो सारी चीजें आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। फिर है एलिल, यानी एलील क्या होता है, आपके पास जीन कोई प्रेजेंट है, इस तरह से जीन में आप लिख सकते हो ए जीन। एलील क्या होता है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, कैपिटल में और स्मॉल में। ये एलील क्या करता है, हमेशा ही ट्रेट कंट्रोल करता है। किसको करता है, ट्रेट को। और ये किसको करता है, जीन हमेशा ही किसको लेके जाएगा, आपके करैक्टर को ट्रांसफर करने का काम है वो करेगा। यानी जीन करैक्टर ट्रांसफर, लक्षण को ट्रांसफर करेगा, और एलील है वो क्या करेगा, आपका ट्रेट को ट्रांसफर करेगा, यानी कि करैक्टर के रिजल्ट को ट्रांसफर करेगा। फिर जीन कहां प्रेजेंट रहते हैं, जीन कहां प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए के ऊपर। और एलील कहां प्रेजेंट रहते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कौन सी उनकी जगह होती है, स्पेसिफिक जगह का नाम क्या होता है। जैसे कहूं तो जीन जहां प्रेजेंट रहता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। एलील जहां प्रेजेंट रहता है उस जगह को क्या कहते हैं, लोसाई कहते हैं, ध्यान रखना। फिर एलील साथ मिलकर काम करती है तो पॉली एलिलिक कहलाती है, अलग काम करती है, बहुत सारी एलील आ जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसका नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक आता है आपका, इस यूनिट को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ सिलेबस को, आप देखना कि हमारे पास कैसा है। फिर आता है हम मल्टीपल एलील, एक के साथ बहुत सारी एलील मिलकर काम करती है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्म के सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है, ये नॉर्मल सेल है, इसके अंदर बीच में आप न्यूक्लियस बनाते हो। तो ये जो मटेरियल है आपके पास, ये मटेरियल है, ये किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म नाम। अभी नाम आया तो बताऊं, सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं। सेल होती है वो किन से मिलकर बनी है आपकी, एक होता है न्यूक्लियस पार्ट और दूसरा होता है किससे, साइटोप्लाज्म से। अब दूसरी चीज कहूं कि साइटोप्लाज्म में आपका क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो साइटोप्लाज्म में होते हैं आपके कौन, जो अभी देखा, कौन से, सेल ऑर्गेनल्स, प्लस और कौन होता है आपका, साइटोसोल होता है।
ये नाम इंपॉर्टेंट है। साइटोसोल किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन किससे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है अपने चारों यूनिट के बारे में, यानी सेमेस्टर सेकंड का जो बॉटनी के चारों यूनिट है, हमारा पेपर है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसके बारे में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अब आप बता देना कौन सी यूनिट हमें पहले स्टार्ट करनी है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर। इनमें से आप बताइएगा कमेंट करके कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसी के हिसाब से हमारी यूनिट रहेगी। थैंक यू।